व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ भैया लोग बता दो, व्हाट इज रेस्पिरेशन? यही है रेस्पिरेशन। बहुत लोग बोल देंगे अरे यार सांस लेना अनुलोम विलोम इज रेस्पिरेशन, यही रेस्पिरेशन नहीं। दिस इज ओनली पार्ट, छोटा सा हिस्सा है बस। दिस इज ब्रीथिंग बेसिकली, है ना? जो तुम हवा अंदर बाहर ले रहे हो, लंग्स के अंदर जा रही है बाहर आ रही, दैट इज ब्रीथिंग, इट इज पार्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज है। हमने बताया ना अभी, जो फूड आपने खाया है उसको ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रेक करेगा सेल्स में, उससे एनर्जी मिलेगी हमको, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। दैट इज बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन, पर वो मेन तो वही है, ठीक है? सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from oxidation of complex organic substances is called what? Respiration। मतलब बोलने का तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं उसको, कि जो हमने खाना खाया, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, एक्चुअली ग्लूकोज, कार्बो, अमाइनो एसिड, और वो भी जो है वो भी इतना सिंपल नहीं है, अभी भी उससे एनर्जी निकला नहीं है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ही बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ये सेल के अंदर आ गया, हमने देखा ना पिछले वाले प्रोसेस में, ब्लड ने अब्सॉर्ब किया, रिलीज किया, तो सेल तक पहुंचा दिया। अब सेल में ये क्या करेगा? पकौड़े तलेगा नहीं। सेल में ये क्या करेगा? सेल में इसको एनर्जी ऑब्टेन करनी है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से आएगा? लंग्स के थ्रू आएगा। और क्या? ऑक्सीजन आएगा, फूड को ब्रेक करेगा, और फिर उसमें से CO2 जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो बाहर CO2 दे रहा है। बट एक और बात, ये जो ब्रीथिंग है इसमें दो चीजें होती है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो ये जो इनहेल एक्सहेल है, क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? क्या हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? कोई बता सकता है क्या? इज इट दैट कि हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? नहीं, हम तो हवा इनहेल करते हैं भाई, एयर है आसपास में, सो जिसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन ही है, पड़ा है ना? सो हम जो एयर इनहेल करते हैं, इट इज रिच इन ऑक्सीजन, अच्छा खासा ऑक्सीजन है उसमें, नाइट्रोजन ज्यादा है ऑब्वियसली, बट इट इज रिच इन ऑक्सीजन कंपेयर टू CO2 बता रहा हूं मैं, है ना? ऑक्सीजन ज्यादा परसेंट है, CO2 तो सिर्फ 0.3% है ना? सो हम जो एयर इनहेल जो हम कर रहे हैं इनहेलेशन, व्हाट इज इनहेलेशन? It is intake of oxygen that is intake of air that is rich in oxygen। हम air inhale कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच है, ठीक है? What is exhalation? It is giving out of air that is rich in carbon dioxide, giving out of air that is rich in carbon dioxide, ठीक है? अच्छा, inhalation exhalation प्रोसेस करने में लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऐसा करने में लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाने में और कम करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉड है यहाँ पर, मस्कुलर रॉड है जो हेल्प करता है, दैट इज डायफ्राम। तो ये जो मूवमेंट होती है लंग्स की या जो पूरे चेस्ट की, दैट इज स्पेशली मैनेज्ड बाय दिस डायफ्राम। एक्सपैंड हो गया, हवा भर गई, रिलैक्स हो गया, हवा बाहर गई, फिलिंग अप, गिविंग आउट। तो ये जो है ये डायफ्राम की मदद से हो पा रहा है। एंड ऑब्वियसली लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज जो आपको दिख रहा है, बट अगर हम लंग्स की सिर्फ बात करें तो लंग्स के अंदर एकदम एंड साइड में देखोगे तो हवा जाती कहाँ है? तो देयर आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, देखो न्यूमरस बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है? तो लंग्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स है दे आर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई ही वो जगह है जिसके पीछे की साइड में ब्लड वेसल्स होते हैं जो एक्चुअली ऑक्सीजन को ट्रैप करने में, यहां से ही ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप हो पाता है इनटू द ब्लड, और यहीं से CO2 बाहर दिया जाता है इस तरफ। सो एक्सचेंज की जो जगह है एक्चुअली ब्लड और एयर के बीच में जो एक्सचेंज की जगह है वो कहां पर है? वो एल्वियोलाई के एंड पर है, ठीक है? लंग्स के सारे कॉर्नर्स पे। ओके, अब यहाँ क्या क्या पार्ट्स है वो जरा देख लो। सो इट इज माउथ कैविटी, नेजल कैविटी, हवा जा रही है भाई, दोनों जगह से जा सकती है। एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया जो कि सी शेप का कार्टिलेज से बना होता है। सी शेप का कार्टिलेज जो है ना वो एक्चुअली हवा आने जाने की वजह से चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए उसके वॉल्स, ताकि अगली बार फिर हम इनहेल करें तो फिर वो खुले ही ना। तो अगर पूरा पतला सा मेम्ब्रेन होता चिपक जाता,
तो वो थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा स्पेस आने जाने का जगह बने, तो सी शेप कार्टिलेज से बना होता है, ताकि थोड़ा पार्ट जो है वो स्टिफ रहेगा, थोड़ा पार्ट ऐसा मेम्ब्रेन टाइप रहेगा, दैट विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द वॉल्स। ठीक है, तो ये सी शेप कार्टिलेज से रिंग से बना होता है। अच्छा, इसके बाद जो है एयर जा रहा है यहाँ पर, ट्रैकिया के बाद कहाँ जा रहा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, है ना। ये जो मेन जो स्टेम था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो ये दोनों साइड को हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई। दिस इज ब्रोंकाई 1, दिस इज ब्रोंकाई 2, यू कैन कॉल इट दैट, 1 2 मत बोलो, बट ये ब्रोंकाई है। इधर तक ट्रैकिया है, इधर क्या है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फर्दर आगे जाके जब ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो ब्रोंकाई से जो डिवीजन निकला उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। सो दिस इज ट्रैकिया, ये दोनों ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से निकला वो ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड की तरफ देखो, ये ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के एंड की तरफ क्या है, ये तुम्हारा ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है दैट इज जस्ट लाइक विलीज। विलीज भी क्या था, ऐसा शेप था, ताकि जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो मैक्सिमाइज हो। यहाँ भी वही है, ये ऐसा शेप का क्यों है, डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों दिया है, बिकॉज अगेन दैट विल इंक्रीज द एरिया टू मैक्सिमाइज द अब्जॉर्प्शन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चांसेस बढ़ाएगा। ठीक है, एक और बात बता दूं, जो हम इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुमने 100% हवा लिया और 100% हवा दे दिया, ऐसा नहीं होता। हम जो इनहेल कर रहे हैं गाइस, वो 3 बार में, जब हम उसके बाद जब एक्सहेल करेंगे, तो जब 3 बार आगे का एक्सहेलेशन होगा ना, उसमें वो सारी हवा जाएगी। पहला इनहेल का 3 बार में पूरा एक्सहेल होगा, मतलब इट इज लाइक थोड़ा हवा मान लो अभी गया है, अब जब मैं एक्सहेल करूंगा तो इट विल बी अभी का थोड़ा हवा, पहले का थोड़ा हवा, ऐसा रहता है वो। तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। मतलब ठीक है भाई, ऑक्सीजन यहां से कैरी कर लिया, पर कौन है एक्चुअली जो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला ब्लड में कौन सा कंपोनेंट है। सो देयर इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, वो कौन सा पिगमेंट है, बता दो जरा। इट इज हीमोग्लोबिन। सो विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी, इट इज हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ही वो बंदा है जो एक्चुअली यहां से ऑक्सीजन को पकड़ता है, लपकता है, और फिर वो एक टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, वो हमारे हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और बेसिकली हीमोग्लोबिन फिर वहां जाके छोड़ देता है ऑक्सीजन को, ले भाई ले सेल्स के पास। ठीक है, सो विच इज द ऑक्सीजन कैरियर, हमारे ब्लड में वो कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन कैरियर है, इट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन लेके गया, और उसने ऑक्सीजन वापस वहां सेंड कर दिया, किसको, सेल्स को, ताकि उसके अंदर जो फूड पहुंचा है वो उसको ब्रेक करे ऑक्सीजन। जैसे किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी उसमें से हीट निकलेगी। ऐसे हमारे सेल्स में भी जो फूड पहुंचा हुआ है, दैट इज अ फ्यूल, उसको भी जला के उसमें से एनर्जी निकालना है, उसको भी ऑक्सीडेशन ही करना है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना। हम ऑक्सीजन लेके उसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल्स तक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, पर सर जब ये बाय प्रोडक्ट यहां से जब रेस्पिरेशन हो जाएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा, तो उसको लंग्स तक ले आने वाला कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज मतलब उसके लिए पंगा ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एक तो वो अपने आप डिफ्यूजन प्रोसेस से आ जाएगा। डिफ्यूजन मतलब पता है ना तुमको, हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज अपने लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो यहां जब सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता ही जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, और यहां से इस तरफ लो कंसंट्रेशन बन गया, तो अपने आप CO2 जो है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता हुआ इधर वो निकल जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन या ऐसा कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज मोर सोल्यूबल। सर ऑक्सीजन में क्यों नहीं हुआ ऐसे, ऑक्सीजन इज नॉट दैट सोल्यूबल, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम है। ठीक है, तो ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज फेयरली सोल्यूबल। तो इसके लिए क्या होगा कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही वो निकल जाता है। ठीक है,
क्यों कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है लंग्स की तरफ? बिकॉज इट इज मोर सोल्यूबल। वाई नॉट ऑक्सीजन? वो डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों नहीं करता? बिकॉज एक तो वो उसको पहुंचाना सेल्स तक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फास्ट पहुंचाना है। दूसरा, इट इज नॉट दैट सोल्यूबल लाइक CO2, तो उसके लिए उसको हीमोग्लोबिन का सहारा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी हमको क्या देखना है? हमने जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो तो देख लिया ब्रीथिंग का। अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन वहां लेके जा रहा है सेल्स तक, तो सेल में क्या रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमको देखना है। सो वाह क्या डायग्राम। सो यहां से हमने इनहेल किया, यहां से हमने क्या करा, इनहेल करा, ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब बेसिकली एयर जो भी आ रहा है, और फिर यहां से ब्लड के अंदर का जो कौन था, हीमोग्लोबिन था, HB था, उसने उसको ट्रैप करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आके ले जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो ऑक्सीजन जब सेल्स तक पहुंचा, हर एक सेल तक जब ऑक्सीजन पहुंचा, मान लो ये एक सेल है, इसमें ऑक्सीजन पहुंचा, और साथ में जो डाइजेशन की वजह से जो फूड पहुंचा था, यानी जो मान लो ग्लूकोज पहुंचा था, फॉर्मूला लिख दूं, मान लो जो C6H12O6 पहुंचा था, जो हमने खाना खाया था ना पहले वाले, इसमें C6H12O6 पहुंचा था। अब ये ऑक्सीजन इसको ब्रेक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यानी फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, और उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। पहला प्रोसेस क्या था, ब्रीथिंग। सेकेंड वाला क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में सपोज दिस इज सेल, यहां पर एक तो फूड आया था, कैसे आया था, डाइजेशन वाले प्रोसेस से आया था, ठीक है, विलीज के थ्रू, और दूसरा जो अभी ब्रीथिंग वाले प्रोसेस से हमको क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, लिख दो यहां पर, इधर ऑक्सीजन आया, यहां से फूड आया, बराबर। अभी वो रेस्पिरेशन वाला वो रिएक्शन होगा, है ना। सो लेट अस सी, रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन होगा। सो C6H12O6 प्लस क्या है, ऑक्सीजन इज गिविंग यू H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। वाह सर वाह। सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा एक और बात सर, ये क्या, ये रिएक्शन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का अपोजिट नहीं दिख रहा क्या? बिल्कुल वही है। फोटोसिंथेसिस वाज एंडोथर्मिक, क्योंकि उसने सनलाइट यूज करके वो रिएक्शन किया, फूड बनाया। ये क्या है, दिस इज एक्सोथर्मिक, इसने फूड को लिया, ब्रेक किया ऑक्सीजन से, और यहां पर उसने एनर्जी बनाया। ठीक है, सो दिस इज दैट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर ऑफ द सेल। कहां पर हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वहीं पर एनर्जी बनता है सेल में। तो मेन जो प्रोसेस है इस रिएक्शन का, मेन हिस्सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है सर, और एक बात, जो ये एनर्जी निकल रही है, क्या हम एकदम इंस्टेंटली यूज करेंगे? मतलब जब भी हमको कोई काम करना होगा, मैं हर बार कुछ खाऊंगा क्या? मैं कुछ बोलना है, ताकत चाहिए, मैं खा लिया काजू बादाम, ये खा लिया, हर बार थोड़ी हम ये करेंगे। सो दैट एनर्जी जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, इट इज नीडेड टू बी स्टोर्ड। इसको स्टोर करना जरूरी है भाई, और इसको स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल बन जाता है, मतलब ये स्टोर होता है एक फॉर्म में, दैट इज ATP। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है ना। हमारी बॉडी में एनर्जी किसी और करेंसी में नहीं चलता, मतलब पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, वो ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी यूज हो सकता है। सो व्हेनेवर यू नीड एनर्जी, तुमको ATP चाहिए, जो हमारी बॉडी में सेल्स में होता है। सो दिस इज द एनर्जी करेंसी। व्हाट इज दैट, फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। A से एडिनोसिन, T से ट्राई, और P से फॉस्फेट। तो ये बेसिकली ऐसा है, एक एडिनोसिन का ऐसा मॉलिक्यूल है ना, और इस केमिकल से एक फॉस्फोरस जुड़ा है, तो एक जुड़ा है तो उसको बोलेंगे मोनोफॉस्फेट, एक और जुड़ गया तो बोलेंगे डाइफॉस्फेट, एक और जुड़ गया तो हम बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी इसी में स्टोर होती है। पता है कहां पर स्टोर होती है, एक्चुअली ये तीसरे फॉस्फोरस में। दिस इज दैट एनर्जी। जो भी तुम खाना खाओगे और जो भी रेस्पिरेशन से एनर्जी बनेगा,
वो एक्चुअली यहाँ पर थर्ड फॉस्फोरस की बॉन्ड में स्टोर होती है। अगर तुमने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, अगर मान लो तुम्हारी बॉडी ने एनर्जी यूज कर लिया, तो एक्चुअली क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, व्हेन यू यूटिलाइज एनर्जी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये सब हमारे सेलुलर लेवल पे हो रहा है, डाइफॉस्फेट, और वो फॉस्फोरस अलग हो गया ना, फ्री हो गया वो। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा बॉडी एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा तो ये बन जाएगा एडेनोसिन, दो फॉस्फोरस है ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फोरस फ्री हो गया। फिर जब तुम खाना खाओगे, फिर जब ये पूरा रेस्पिरेशन और वो डाइजेशन पूरा प्रोसेस, वहां से ऑक्सीजन भी आया, फूड भी आया, वापस से क्या होगा, वापस से एनर्जी स्टोर होने जाएगा। तो स्टोर कैसे होगा, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो इस फॉस्फोरस को यहां से जोड़ देगा और ये बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब भी एनर्जी बॉडी में स्टोर होने लगेगी तो वो डाइफॉस्फेट का ट्राइफॉस्फेट बनाएगी। जब भी वो एनर्जी हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो फिर से ट्राइफॉस्फेट को तोड़ के डाइफॉस्फेट बनाएगी। सो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ एक साइकिल रहता है। ठीक है, अब देखो कुछ किस तरीके का, मैं यहां पर पहले दिखा दूं तुमको, ये देख लो। ठीक है, तो ये वाला एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कैसे बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो एडेनोसिन और 3 फॉस्फोरस, ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे बना, पहले तो डाइफॉस्फेट था और डाइफॉस्फेट में जब एक और फॉस्फोरस को जोड़ा गया, किसने जोड़ा, वो एनर्जी जो तुमने फूड में ऑब्टेन किया है, जो तुमने खाना खाया उससे जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी ने क्या किया, इस डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस अटैच किया और ट्राइफॉस्फेट बना दिया। सो दिस इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इससे क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, जब भी हम वापस से क्या करेंगे, जब भी हम एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जब हमारी बॉडी में यूज होने लगेगा तो ट्राइफॉस्फेट का ये फॉस्फोरस टूट जाएगा, निकल जाएगा, और जो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो तुम यूज कर लोगे और फिर से वो डाइफॉस्फेट बनेगा। फिर जब खाना खाओगे फिर डाई का ट्राई बनेगा, फिर जब काम करोगे ट्राई का डाई बनेगा, और ये सेल में चलता रहता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी की हम बात करें तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और 1 मोल ऑफ एटीपी कितना एनर्जी, कितना जूल या कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 1 मोल यानी 6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने एटीपी के मॉलिक्यूल्स इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा सर, रेस्पिरेशन सिर्फ इसी तरह का नहीं होता जो हमने बताया। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन। एक और होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, यहां तो ऑक्सीजन हमने यूज किया ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। एक विदाउट ऑक्सीजन भी होता है जो यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट पता है ना, तो उनके अंदर कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन मेनी बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वो फूड को ब्रेक कर सकता है, पर ऑब्वियसली उसमें उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी।